ज्यादातर बिजनेस की किताबें हमें बताती हैं कि चीजों को सही तरीके से कैसे किया जाए। हाँ, मतलब बड़े लक्ष्य कैसे बनाएं, एक बेहतरीन टीम कैसे खड़ी करें, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। लेकिन तब क्या होता है जब सब कुछ सचमुच सब कुछ गलत हो जाता है? जब आपको एक बड़ा लक्ष्य मिस करने पर लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है। सही बात है। यही बेन हॉरोविट्ज की किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स का सार है। बिल्कुल। और आज हम बेन हॉरोविट्ज के अनुभवों और सबकों पर एक गहरी और मैं कहूंगी ईमानदार नजर डालेंगे। हाँ, और ये शुरू में ही साफ करना जरूरी है, ये कोई रेसिपी बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपको सफलता के 5 आसान कदम जैसा कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक सीईओ की, कह सकते हैं, युद्ध की कहानियां हैं, जिसने सिलिकॉन वैली के सबसे मुश्किल दौर में अपनी कंपनी को डूबने से बचाया था। ये उन लोगों के लिए है जो मुश्किल हालात से निपटने का असली ज्ञान चाहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। और हमारा मकसद भी यही है, इस किताब से सबसे जरूरी और शायद कड़वी सच्चाइयों को निकालना, ताकि एक कंपनी बनाने के दर्द और संघर्ष को समझा जा सके। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जिससे हॉरोविट्ज हमें रूबरू कराते हैं वो है द स्ट्रगल। हाँ, द स्ट्रगल। और वो कहते हैं कि ये अपने आप में असफलता नहीं है। अच्छा। लेकिन ये असफलता का कारण बनती है। ये वो पल है जब आपको सवाल होता है कि मैंने ये कंपनी शुरू ही क्यों की। जब सब कुछ बेकार लगने लगता है। हाँ, जब पसंदीदा खाने का भी स्वाद चला जाता है, जब आत्मसंदेह आत्मघृणा में बदल जाता है। ये वो अंधेरी सुरंग है जिससे लगभग हर उद्यमी गुजरता है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और वो इसे सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं बताते, वो अपने निजी बहुत ही दर्दनाक अनुभव से समझाते हैं। बिल्कुल। उनकी पहली कंपनी थी लाउड क्लाउड। ये 90s के दशक के आखिर में शुरू हुई थी, यानी .com बबल के बिल्कुल पीक पर। एकदम पीक पर। वो एक ऐसा दौर था जब इंटरनेट कंपनियों पर बस पैसा बरस रहा था। हाँ। हॉरोविट्ज बताते हैं कि बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि एक निवेशक ने उनसे मीटिंग में पूछा, अगर पैसा मुफ्त होता तो आप क्या करते? सोचिए जरा। मतलब कल्पना की कोई सीमा ही नहीं थी, पैसा कोई मुद्दा ही नहीं था, एक यूफोरिया का माहौल था। और फिर वो बबल फट गया। 2000 का .com क्रैश। और सब कुछ बदल गया। जब इंटरनेट कंपनियों के वैल्यूएशंस आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे, हॉरोविट्ज की कंपनी, जो कुछ महीने पहले तक सिलिकॉन वैली की सबसे हॉट स्टार्टअप थी, रातों रात अनफंडेबल बन गई। मतलब कोई एक पैसा लगाने को तैयार नहीं था। हालत इतनी खराब हो गई थी। हाँ, इतनी खराब कि जब उन्होंने आईपीओ लाने का फैसला किया तो एक बैंकर ने उनसे कहा कि उनका आईपीओ इतिहास का सबसे खराब आईपीओ हो सकता है। बाप रे। यहीं पर उनके पार्टनर मार्क एंड्रीसन का वो मशहूर मजाक याद आता है जो उन्होंने बेन को हिम्मत देने के लिए कहा था। क्या था वो? स्टार्टअप में सिर्फ 2 भावनाएं होती हैं, यूफोरिया और टेरर। यूफोरिया और टेरर? हाँ, यूफोरिया एंड टेरर। और नींद की कमी दोनों को बढ़ा देती है। हा, सही बात है। वो 6 महीने पहले यूफोरिया में थे और अब वो टेरर में जी रहे थे। ये लाइन स्टार्टअप की पूरी हकीकत बयान कर देती है, और मुझे लगता है यही उनका मुख्य सबक है। चाहे स्टीव जॉब्स हो या मार्क ज़करबर्ग, हर महान उद्यमी इस स्ट्रगल से गुजरा है। बिल्कुल। चुनौती इससे बचने की नहीं है, बल्कि इसमें टिके रहने की है। हॉरोविट्ज का एक विश्वास है जो वो पूरी किताब में दोहराते हैं, There is always a move. There is always a move. हमेशा एक चाल होती है, आपको बस उसे खोजना है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल या नामुमकिन क्यों न लगे। और ये मानसिकता ही सब कुछ बदल देती है ना? सब कुछ। अगर आप ये मानकर चलें कि संघर्ष आएगा ही, तो आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। आप उसे एक व्यक्तिगत विफलता की तरह नहीं देखते। हाँ, आप उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल। और जब आप जानते हैं कि there is always a move, तो आपका दिमाग समाधान खोजना बंद नहीं करता, वो हार नहीं मानता, भले ही हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। तो अगर द स्ट्रगल से गुजरना तय है, तो सवाल ये उठता है कि एक लीडर उस संघर्ष के दौरान बर्ताव कैसे करे। यहीं पर हॉरोविट्ज का सबसे मशहूर आइडिया आता है, पीस टाइम सीईओ बनाम वॉर टाइम सीईओ का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। वो कहते हैं कि लीडरशिप का कोई एक स्टाइल नहीं होता, ये हालात पर निर्भर करता है। अच्छा? पहले है पीस टाइम सीईओ, यानी शांति काल के सीईओ। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी कंपनी मार्केट में सबसे आगे हो
और कोई बड़ा तात्कालिक खतरा ना हो। तो इनका फोकस क्या होता है? इनका फोकस होता है मौजूदा अवसर को और बड़ा करना, विस्तार करना। ये क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे गूगल का 20% टाइम? बिल्कुल, जैसे गूगल का 20% टाइम, जहां कर्मचारियों को अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करने की आज़ादी थी। पीस टाइम सीईओ कंपनी की संस्कृति को परिभाषित करने और उसे मजबूत करने पर बहुत समय बिताता है। और इसका क्लासिक उदाहरण गूगल में एरिक श्मिड का दौर माना जाता है। हाँ बिल्कुल, और इसका ठीक उल्टा है वॉर टाइम सीईओ, युद्ध काल का सीईओ। ये तस्वीर तब सामने आती है जब कंपनी का अस्तित्व ही दांव पर हो। हाँ, दिवालियापन का खतरा, कोई बहुत मजबूत प्रतियोगी या बाजार में अचानक आया कोई बड़ा बदलाव। तो इसका लक्ष्य क्या होता है? वॉर टाइम सीईओ का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जीवित रहना, सर्वाइवल एट ऑल कॉस्ट्स। चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी। इसके लिए वो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देता है, वो माइक्रो मैनेज भी कर सकता है, वो नियमों को तोड़ता है ताकि जीत सके। यहाँ लंबी चौड़ी मीटिंग्स में संस्कृति बनाने का समय नहीं होता। युद्ध ही संस्कृति को परिभाषित करता है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एप्पल में स्टीव जॉब्स की वापसी। हाँ, या खुद होरोविट्स का अपना 8 साल का कार्यकाल, जो वो कहते हैं कि लगभग पूरा का पूरा वॉर टाइम में ही बीता। सही। ये फ्रेमवर्क कमाल का है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या एक ही इंसान ये दोनों भूमिका निभा सकता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। क्योंकि पीस टाइम में आप लोगों को एम्पावर करते हैं, कंसेंसस बनाते हैं, सही। एक डिप्लोमेट की तरह। सही। और वॉर टाइम में आप कमांड एंड कंट्रोल मोड में होते हैं, एक जनरल की तरह। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और होरोविट्स का मानना है कि ये मुमकिन है, लेकिन बेहद मुश्किल है। अच्छा। ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से एक या दूसरे स्टाइल में बेहतर होते हैं। पीस टाइम से वॉर टाइम में जाना फिर भी आसान हो सकता है, क्योंकि जरूरत आपको मजबूर कर देती है। सही बात है। लेकिन वॉर टाइम से वापस पीस टाइम में आना, वो बहुत मुश्किल होता है। युद्ध जीतने के बाद एक जनरल के लिए वापस एक डिप्लोमेट बनना आसान नहीं होता। इसके लिए जबरदस्त सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है, ये समझने की कि अब टीम और कंपनी को आपसे क्या चाहिए। अच्छा, तो हमने बड़े माइंडसेट की बात कर ली, संघर्ष को स्वीकारना और ये जानना कि कब एक जनरल की तरह लीड करना है। लेकिन जब हालात सच में खराब हों, तो एक सीईओ को असल में दिन प्रतिदिन करना क्या चाहिए? हाँ, होरोविट्स इस पर कुछ बहुत ही सीधी, नो नॉनसेंस सलाह देते हैं। जैसे कि? उनकी किताब ऐसी ही प्रैक्टिकल सलाहों से भरी है। पहली है नो सिल्वर बुलेट्स, ओनली लेड बुलेट्स। कोई जादुई गोली नहीं, सिर्फ शीशे की गोलियां। इसका मतलब क्या है? इस सिल्वर बुलेट और लेड बुलेट का क्या चक्कर है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। सिल्वर बुलेट यानी चांदी की गोली। जैसे पुरानी कहानियों में एक ही गोली से कोई बड़ा दैत्य मर जाता है। मतलब एक जादुई आसान सा समाधान? बिल्कुल, एक चालाक समाधान। लेकिन होरोविट्स कहते हैं कि बिजनेस की असली दुनिया में ऐसी जादुई गोलियां नहीं होती। यहाँ लेड बुलेट्स होती हैं, यानी शीशे की आम गोलियां। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है? कोई शॉर्टकट नहीं, आपको लड़ते रहना पड़ता है। एक एक करके कई गोलियां चलानी पड़ती हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर समस्या हल होती है। इसका कोई उदाहरण है उनकी अपनी कंपनी से? हाँ बिल्कुल, एक बहुत मजबूत उदाहरण है। जब उनकी कंपनी ऑप्सफेयर एक प्रतियोगी ब्लेड लॉजिक से मार्केट में लगातार हार रही थी। हर डील हार रही थी। तो टीम मीटिंग में लोगों ने आसान रास्ते सुझाए। चलो बाजार बदल देते हैं, किसी और तरह के ग्राहक पर फोकस करते हैं। ये सब सिल्वर बुलेट की तलाश थी। और होरोविट्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, सच ये है कि उनका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से बेहतर है। सीधी बात। एकदम। उन्होंने कहा और इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, हमें एक बेहतर प्रोडक्ट बनाना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लीड ब्रेड का मतलब था सीधी लड़ाई। और उन्होंने वही किया। 9 महीने तक पूरी इंजीनियरिंग टीम ने दिन रात मेहनत की, प्रोडक्ट को फिर से बनाया, उसे बेहतर किया और आखिरकार वो जीतने लगे। तो सबक ये है कि मुश्किल समय में आसान रास्ते ढूंढना बंद करो। हाँ, कोई शॉर्टकट, कोई हैक नहीं। सबसे मुश्किल समस्याओं के लिए अक्सर सबसे सीधा, सबसे मुश्किल रास्ता ही एकमात्र रास्ता होता है। ये बात समझ में आती है और ये हमें अगले प्रैक्टिकल ज्ञान पर लाती है, जो शायद इन सबसे मुश्किल है, अपनी मानसिकता को मैनेज करना। मैनेजिंग योर ओन साइकोलॉजी। होरोविट्स इसे सीईओ का सबसे मुश्किल काम कहते हैं। और वो सही भी हैं। बिल्कुल। सीईओ की नौकरी बहुत अकेली होती है। हर गलती के लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं
और आप किसी से मदद भी नहीं मांग सकते क्योंकि आपको हर समय मजबूत दिखना होता है। तो इस अकेलेपन से लड़ने के लिए उनकी सलाह क्या है? उनकी सलाह बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल है, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं। पहली, उन लोगों का एक नेटवर्क बनाए जो ऐसे ही दौर से गुजरे हो। दूसरे, सीईओज, अनुभवी मेंटर्स। उनसे बात करने से आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरी सलाह, अपने विचारों को कागज पर उतारें। लिखने से आप अपनी भावनाओं के तूफान से थोड़ा बाहर निकलकर ज्यादा तार्किक रूप से सोच सकते हैं। और उनकी तीसरी सलाह मुझे बहुत पसंद आई। दीवार पर नहीं, सड़क पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन द रोड, नॉट द वॉल। हाँ, ये रेसिंग ड्राइवर्स को सिखाई जाने वाली तकनीक है। अच्छा? जब कोई रेस कार ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से एक तीखे मोड़ पर गाड़ी चलाता है तो उसे सिखाया जाता है कि दीवार को मत देखो, सड़क को देखो जहां तुम्हें जाना है। क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी गाड़ी उसी तरफ जाती है। बिल्कुल, अगर आप दीवार को देखोगे तो आप उसी में जा टकराओगे। कंपनी चलाने में भी यही होता है। 1000 चीजें गलत हो सकती हैं, वो सब दीवारें हैं। और अगर आप सिर्फ उन पर फोकस करेंगे तो आप कंपनी को क्रैश कर देंगे। सही, फोकस इस पर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है। ये तीनों सलाहें असल में उस अकेलेपन के अंधेरे से बाहर निकलने के तरीके हैं, और इसी से जुड़ा है आखिरी प्रैक्टिकल सबक, जैसा है वैसा बताओ। टेल इट लाइक इट इज। हाँ, होरोविट्ज कहते हैं कि युवा सीईओज अक्सर हर समय बहुत ज्यादा सकारात्मक और आशावादी दिखने की कोशिश करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, उनका तर्क है कि कंपनी की समस्याओं के बारे में पारदर्शी होने के जबरदस्त फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है विश्वास, ट्रस्ट। जब आप अपनी टीम को सच बताते हैं, भले ही वो कड़वा हो, तो वो आप पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि आप उनसे कुछ छिपा नहीं रहे। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। अगर आप हर छोटी बड़ी समस्या सबको बताने लगें, तो क्या कंपनी में हर समय एक डल और घबराहट का माहौल नहीं बन जाएगा? एक लीडर का काम उम्मीद जगाना भी तो होता है। पारदर्शिता और लोगों को डराने के बीच की लाइन कहाँ है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और होरोविट्ज इसका जवाब देते हैं। टेल इट लाइक इट इज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर चिंता और डर को पूरी कंपनी पर थोप दें। अच्छा। इसका मतलब है कंपनी के सामने जो वास्तविक चुनौतियां हैं, उनके बारे में ईमानदारी से बात करना और उसे इस तरह से फ्रेम करना कि ये हमारी समस्या है और हमें मिलकर इसका समाधान निकालना है। तो इससे दूसरा फायदा सामने आता है। हाँ, कि समस्याओं को हल करने के लिए ज्यादा दिमाग एक साथ काम करते हैं। अगर सिर्फ आप ही समस्या के बारे में जानते हैं तो सिर्फ आप ही उसे हल कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी टीम जानती है तो 100 लोग मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं। और इसका एक तीसरा फायदा भी है, जो एक अच्छी संस्कृति बनाने से जुड़ा है ना। हाँ, और वो ये है कि आप एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां बुरी खबर तेजी से ऊपर तक पहुंचती है। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ज्यादातर कंपनियों में लोग बुरी खबर देने से डरते हैं। नतीजा, आपको समस्याओं का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, और तब तक शायद कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। होरोविट्ज कहते हैं कि एक अच्छे कल्चर में लोग समस्याओं को सामने लाने में गर्व महसूस करते हैं ताकि उन्हें जल्दी ठीक किया जा सके। ये उस पुराने मैनेजमेंट नियम के खिलाफ जाता है कि डोंट ब्रिंग मी अ प्रॉब्लम विदाउट ब्रिंगिंग मी अ सॉल्यूशन। हाँ, ये एक खतरनाक नियम हो सकता है। बहुत, क्योंकि एक जूनियर इंजीनियर को शायद कोई बड़ी समस्या दिखे लेकिन उसके पास समाधान न हो। आप चाहेंगे कि वो चुप रहे? नहीं, आप चाहेंगे कि वो तुरंत बताए ताकि सही लोग उसे हल कर सकें। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो बेन हॉरोविट्ज की यात्रा कोई सीधी सादी सफलता की कहानी नहीं है। ये एक सर्वाइवल की कहानी है। सही। सबक साफ हैं। संघर्ष को गले लगाओ, अपनी लीडरशिप स्टाइल को हालात के हिसाब से बदलो, और मुश्किल समस्याओं का हिम्मत और पूरी ईमानदारी से सामना करो। बिल्कुल। किताब का असली निचोड़ कोई मैनेजमेंट ट्रिक या बिजनेस हैक नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, एक माइंडसेट। हाँ, होरोविट्ज अपने दादा के पसंदीदा कार्ल मार्क्स के कथन को याद करते हैं, जीवन संघर्ष है, लाइफ इज स्ट्रगल। उनका मानना है कि उद्यमिता में सबसे बड़ा सबक है इस संघर्ष को गले लगाना और उससे भागना नहीं। अपनी विचित्रता, अपनी पृष्ठभूमि, अपनी सहज प्रवृत्ति को अपनाना, क्योंकि मुश्किल समय में वही चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और आपको लड़ने की ताकत देती हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। होरोविट्ज कहते हैं कि उद्यमिता का पहला नियम है, कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी पेशेवर जिंदगी में ऐसा कौन सा नियम या सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है
जिसे वो आंख बंद करके मानते हैं, जो शायद उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो? अच्छा सवाल है। कब सही समय है रेसिपी की तलाश छोड़कर सिर्फ उस मुश्किल काम को करने का जिसे करने की जरूरत है?